ओके, सो टुडेज टॉपिक इज बिल ऑफ एक्सचेंज। कल हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा था, विनिमय साध्य प्रलेख। उसमें से पहला जो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, और जिसे हिंदी में कहते हैं विनिमय विपत्र। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। क्या मतलब हुआ? विनिमय विपत्र जो होता है उसे किस तरह से डिफाइन, किस तरह से उसको संक्षेप में बताया गया है। विनिमय विपत्र जो कि आपका जो कि एक्ट है 1881 में पास हुआ था, उसमें कैसे बताया गया है? उसमें ये बताया गया है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखित में होता है, और ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। अनकंडीशनल ऑर्डर मीन्स शर्त रहित आदेश है। ये एक तरह का आदेश होता है, आदेश पत्र होता है, आदेश दिया जाता है इसमें भुगतान करने का, पर कैसा होता है? शर्त रहित होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी जाती, कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं होती हैं। उसके बाद साइंड बाय द मेकर, जो इसको बना रहा है, जो इसको लिख रहा है, उसके द्वारा ही क्या किया जाता है? साइन किया जाता है, हस्ताक्षर होते हैं उस केस पर। उसके बाद डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, और इसमें क्या आदेश होता है? किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो एक विशिष्ट व्यक्ति और एक विशिष्ट धनराशि, मतलब जो आपको अमाउंट पे करना है वो भी इसमें मेंशन होगा, और जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है उस व्यक्ति का नाम भी इसमें मेंशन होगा। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये कैसे, इसका भुगतान कैसे होता है, इसका पेमेंट कैसे होता है? पहला, या तो ऑर्डर किया जाता है तब इसका पेमेंट होता है, और दूसरा बियरर, यानी कि इसका ये विनिमय विपत्र का जो वाहक होता है, जिसके पास ये विनिमय विपत्र होता है, जो होल्डर होता है इसका, या तो फिर उसको पेमेंट कर दिया जाता है। तो कितनी बातें इससे निकल के सामने आती हैं? विनिमय विपत्र कैसा होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, ऑर्डर होना चाहिए, पर कैसा? अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। तीसरा, साइंड बाय द मेकर, जो इसका निर्माता है, जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है उसका, और जो बना रहा है उसका साइन होना चाहिए। इसके अलावा डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, इसमें किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा और किसी विशिष्ट व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश होता है, और एक विशिष्ट धनराशि को भुगतान करने का आदेश होता है। तो ये 4-5 बातें हैं जिससे आपका विनिमय विपत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन या मीनिंग बन के आती है। और ये डेफिनेशन कहाँ दी गई है? ये डेफिनेशन दी गई है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। नाउ कम टू द पार्टीज। विनिमय विपत्र के पक्षकार कौन कौन होते हैं? कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो पहला तो हो गया इसमें ड्रॉर यानी कि निर्माता, जो इसको लिख रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो व्यक्ति। तो पहला क्या हो गया? ड्रॉर इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। द बिल इज साइंड बाय द ड्रॉर। A creditor who is entitled to receive the payment from the debtor can draw a bill of exchange। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि जो ड्रॉर होता है वो कौन होता है? जो इस बिल को बना रहा है वो व्यक्ति ड्रॉर कहलाता है। दूसरा, द बिल इज साइंड बाय द ड्रॉर, जो व्यक्ति इस बिल को बना रहा है वो इसको साइन करता है। और तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट रुकिए, शायद कोई ज्वाइन, वेट अ मिनट। ओके, सो पहला आपका ड्रॉर था। पहला जो पक्षकार है वो कौन है? वो ड्रॉर है जो इस बिल को बना रहा है। ड्रॉर जो होता है वो बिल का निर्माता होता है। दूसरा, ड्रॉर के द्वारा इस बिल को साइन किया जाता है। और आपका थर्ड पॉइंट जो है उसे ध्यान से समझिएगा। सपोज
एक ट्रेडर है ए और दूसरा ट्रेडर है बी। बी ने ए से कुछ सामान खरीदा। बी कौन है? बी परचेजर है और ए कौन है? सेलर है। तो बी को क्या करना है? ए को कुछ ना कुछ अमाउंट का पेमेंट करना है, पर किसी वजह से बी के पास सपोज उस टाइम पे कैश नहीं है। उसने कहा मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं अभी कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? जिससे पेमेंट रिसीव करनी है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। और किसे देगा? जिसे पेमेंट करनी है उसे। किस लिए देगा? एक्सेप्ट करने के लिए देगा। तो जिसे पेमेंट रिसीव करनी है वो क्या कहलाएगा? वो क्रेडिटर कहलाएगा ना, वो डेटर तो नहीं कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। तो अ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब हुआ? जिसे पेमेंट करनी है वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाता है, जिसे पेमेंट रिसीव करनी है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रेडिटर होता है वही आपका ड्रॉर होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। जो ड्रॉर होता है वो बिल बनाता है, जो ड्रॉर होता है वो बिल को साइन करता है, और जो क्रेडिटर होता है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दो पक्ष होंगे ना, एक डेटर होगा एक क्रेडिटर होगा, या कह सकते हो एक परचेजर होगा एक सेलर होगा। तो अगर डेटर और क्रेडिटर के व्यू पॉइंट से देख रहे हो तो जो क्रेडिटर होता है वही हमेशा ड्रॉर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। और अगर आप परचेजर और सेलर के व्यू पॉइंट से देख रहे हो तो जो सेलर होता है वो हमेशा ड्रॉर होता है। जो क्रेडिटर होगा वो ड्रॉर होगा, या तो जो सेलर होगा वो ड्रॉर होगा। ओके, तो ये आपका पहला पक्ष हो गया, ये आपकी फर्स्ट पार्टी हो गई। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज ड्रॉई। ड्रॉई इज द पर्सन अपॉन whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। क्या मतलब हुआ? ड्रॉई वह व्यक्ति होता है जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था वो ड्रॉर था, और जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया वो कौन है? वो ड्रॉई है। अभी आपने देखा कि क्रेडिटर हमने ऑलरेडी यूज कर लिया कहाँ पे? ड्रॉर के केस में। तो ड्रॉई क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो सेकेंड टर्म आपका बचता है वो ड्रॉई होगा, यानी कि जो ड्रॉई है वो डेटर है वो ड्रॉई है आपका। द डेटर हु हैज़ टू पे द मनी टू द ड्रॉर। जो भुगतान करने वाला व्यक्ति है वो ड्रॉर कहलाता है, और जो भुगतान लेने वाला व्यक्ति है वो जो भुगतान करने वाला व्यक्ति है वो ड्रॉई कहलाता है, और जो भुगतान प्राप्त करने वाला है वो ड्रॉर कहलाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सेप्टर। जो ड्रॉई होता है उसे एक्सेप्टर भी कहते हैं। एक्सेप्टर यानी कि स्वीकार करता, जो अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। तो स्वीकृति क्यों प्रदान की जाती है? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में स्वीकृति जब तक प्रदान नहीं की जाएगी तब तक उसे वैलिड नहीं माना जाता है। जब तक उस पर एक्सेप्टेंस नहीं देता है सामने वाला तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं माना जाता है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस मस्ट होती है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज को जो एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? ड्रॉई कहलाता है। क्योंकि जिससे पेमेंट लेनी है उसने तो बिल बनाया और उसने साइन कर दिया, उसे पेमेंट रिसीव करनी है, पर जो सामने से पेमेंट करने वाला है उसे भी तो अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि हाँ ये अमाउंट मैं इतने समय के बाद पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। तो जो पेमेंट करेगा वो क्या कहलाएगा? वो एक्सेप्टर कहलाएगा। अब इसमें एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो होती है आपकी पेई। पेई कैसे हो सकती है? पेई का मतलब हुआ द पेई इज द पर्सन टू whom पेमेंट हैज़ टू बी मेड। द पेई मे बी द ड्रॉर हिमसेल्फ और द थर्ड पार्टी। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो पेई होता है वो कौन सा व्यक्ति होता है? whom द पेमेंट हैज़ टू बी मेड, यानी कि जिसको पेमेंट मिलती है, जिसके पास पैसे आते हैं फाइनली बिल मैच्योर होने के बाद, वो हमारा क्या कहलाता है? वो पेई कहलाता है। पेई से ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा आपके पेई का मतलब हो गया पेमेंट करने वाला, नहीं, पेई का मतलब हुआ पेमेंट रिसीव करने वाला। अब यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि पेई कैन बी अ ड्रॉर, जिसने बिल बनाया था, जिसने बिल लिखा था वही पेई भी हो सकता है। कैसे? अगर वो सपोज 3 महीने की मेच्योरिटी है और वो बिल को डिस्काउंट नहीं कराता या किसी पर्सन को इंडोर्स नहीं करता और वो अपने पास ही रखे रहता है, तो 3 महीने बाद क्या होगा? जो पेमेंट होगी वो उसी को तो मिलेगी, जिसने बिल लिखा था पेमेंट भी उसी को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? जो ड्रॉर है वही पेई बन गया। पर सपोज उसने अपने बिल को मेच्योरिटी डेट से पहले ही इंडोर्स कर दिया, अपने विनिमय विपत्र का बेचान कर दिया किसी तीसरे पक्ष को, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो जो तीसरा पक्ष है वो हमारे बिल का पेई बन जाएगा, यानी कि भुगतान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है अगर आपने बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लिया,
तो भी क्या होगा, बैंक से बिल को डिस्काउंट कराने के केस में ड्रॉर जो होता है उसको बैंक पेमेंट कर देता है और बैंक को ड्रॉर अपना बिल सौंप देता है, दे देता है, हैंड ओवर कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जब मैच्योर हो जाता है बिल तो उसका पेमेंट कौन रिसीव करता है, बैंक रिसीव करता है, ड्रॉर रिसीव नहीं करता। तो बैंक उस कंडीशन में क्या कहलाता है, थर्ड पार्टी कहलाता है। तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, पेई खुद ड्रॉर भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है। ओके, तो ये आपकी तीन पार्टीज थी बिल ऑफ एक्सचेंज की। कौन कौन सी, पहला ड्रॉर जो बिल को लिखता है, बिल जो विनिमय विपत्र है उसका निर्माता, फिर उसके बाद ड्रॉई जो भुगतान करता है, जिसको भुगतान करना है, और फिर लास्ट में पेई यानी कि जिसको भुगतान लेना है। अब हम आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स पे, यानी कि विनिमय विपत्र की विशेषताएं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग। ये ज़रूरी होता है कि जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कैसा हो, वो राइटिंग में होना चाहिए। अगर आपने वर्बली किसी को कह दिया मैं इतने टाइम के बाद आपको इतने अमाउंट का पेमेंट करूंगा, तो आप उसे बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में नहीं रख सकते। आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कल पढ़ा था, उसमें भी जो विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थे, उसमें भी हमने पहला पॉइंट यही देखा था कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा होता है, वो लिखित होता है, इन रिटन फॉर्म होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या है, पहला पॉइंट आपका जो फीचर है बिल ऑफ एक्सचेंज का राइटिंग में होना ज़रूरी होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इट मस्ट कंटेन अ कंफर्म ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट एंड नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट। अभी मैंने जब बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी, मीनिंग पढ़ा था, तो उसमें सेकेंड चीज़ यही थी कि ये क्या होता है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। आदेश देते हैं हम कि हमें आपको इतने समय के बाद इतने अमाउंट का पेमेंट करना है। ये किसी तरह का रिक्वेस्ट नहीं होता, इसमें आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते हो कि आप इतने अमाउंट का पेमेंट करोगे, नहीं, आप क्या, उसमें क्या होता है, उसमें आदेश होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर। तो पहला आपका हो गया लिखित में होना चाहिए, दूसरा आपका हो गया ऑर्डर। देखिए ये सारे जो फीचर्स हैं ना आपके, ये डेफिनेशन से ही निकल के आ रहे हैं। अभी जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े थे ना, पहला पॉइंट रिटन में होना चाहिए, दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, और इसी तरह से। तो वही जो डेफिनेशन थी उसी में से ये सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं, अगर ध्यान से देखिए तो। अब इसका थर्ड पॉइंट है, द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन। क्या मतलब हुआ, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर को इन्होंने इस तरह से लिख दिया है कि द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन। अब आप ये कह लो शुड नॉट हैव एनी कंडीशन या कह लो अनकंडीशनल। नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट शुड बी डेफिनिट। ये पॉइंट भी था आपकी डेफिनेशन में कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है, जो विनिमय विपत्र की धनराशि है, जो भी अमाउंट पेमेंट होना है वो डेफिनिट होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें सिर्फ लिख दो कि आपको धनराशि का भुगतान करना है, कितनी धनराशि का भुगतान करना है ये लिखना ज़रूरी होता है। फिक्स डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड, और उस पर क्या होती है, डेट पड़ी होती है पेमेंट के लिए। क्यों पड़ी होती है, क्योंकि अगर डेट नहीं पड़ी होगी तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कि ये बिल मैच्योर कब हो रहा है। तो आपकी डेट फिक्स होनी चाहिए, यानी कि टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा आपका अमाउंट फिक्स होना चाहिए। तीसरा जो पेमेंट कर रहा है व्यक्ति वो फिक्स होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए, किसे पेमेंट करनी है वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद ये ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद ये अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिटन में होना चाहिए। ये आपके सारे ये फीचर्स थे। ये कुछ और फीचर्स भी हैं, देखिए। द बिल मस्ट बी साइंड बाय द बोथ द ड्रॉर एंड द ड्रॉई। जो बिल बना रहा है वो इसको साइन करेगा, लेकिन बाद में जिसे पेमेंट करनी है ना, यानी कि जो ड्रॉई है उसे भी इसे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो एक्सेप्टेंस देगा तो वो कैसे देगा, वो एक्सेप्टेंस देगा तो वो साइन करके देगा ना। तो इस पर क्या है, ड्रॉर और ड्रॉई दोनों के ही सिग्नेचर होने चाहिए। द अमाउंट स्टेटेड ऑन द बिल शुड बी पेड ऑन द डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स टाइम। जो पेमेंट होती है वो दो तरीके से हो सकती है, पहला डिमांड पर हो सकती है, दूसरा एक्सपायरी पर हो सकती है। एक्सपायरी मतलब मेच्योरिटी, और डिमांड पे कैसे होगी, सपोज आपको बिल को डिस्काउंट कराना है, आपको 3 महीने का टाइम है मेच्योर होने में, और 1 महीने के बाद ही आपको कैश की ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया। तो आपने क्या किया, बैंक में जाके कैश की डिमांड की ना, बिल को रखा और डिमांड की कैश की। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो बिल है वो पेड ऑन डिमांड हो जाएगा।
और आपका लास्ट पॉइंट है द अमाउंट इज पेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल स्पेसिफिक पर्सन और अगेंस्ट अ डेफिनेट ऑर्डर। अगेन वही चीज़ आई कि जो जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आपका अमाउंट फिक्स था वैसे ही पर्सन भी फिक्स होना चाहिए कि इसी को पेमेंट करनी है। अच्छा, अब आते हैं एडवांटेजेस पे। बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय विपत्र के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम क्यों इसका यूज़ करते हैं आखिर। पहला तो लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इफ़ द ड्रॉई फेल्स टू मेक द पेमेंट इट विल बी ईजियर फॉर द ड्रॉअर टू रिकवर द अमाउंट लीगली। क्यों ये लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि निगोशिएबल एक्ट 1881 में इसको डिफाइन किया गया है। कल मैंने बताया था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइंड हैं। कौन कौन से, बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा चेक और तीसरा प्रॉमिसरी नोट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज लॉ में डिफाइन है, तो इस वजह से अगर पेमेंट नहीं करता है सामने वाला तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हो, आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हो, स्यू कर सकते हो, है ना। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे बहुत हेल्प मिलती है। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है एक तरह से। दूसरा डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी होती है ऑब्वियसली द बिल बियरर हैज़ टू वेट टिल द ड्यू डेट ऑफ द बिल टू रिसीव द पेमेंट एंड इट फ्रॉम द बैंक बिफोर इट्स ड्यू डेट। क्या लिखा है इसमें, ये डिफाइन किया गया है कि अगर आपको मेच्योरिटी डेट से पहले पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, उस बिल को बैंक में ले जाओगे, बैंक को वो बिल दे दोगे और बैंक आपको उस बिल के बदले जो भी अमाउंट उस बिल में मेंशन है उसमें से वो कुछ % काट के वो आपको पेमेंट कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पैसे की ज़रूरत है, जो लिक्विडिटी की नीड है वो पूरी हो जाएगी। और बैंक को क्या फ़ायदा होगा, बैंक ने आपको जो पेमेंट किया उसमें से कुछ अमाउंट कट कर दिया उसने। सपोज़ आपका 10,000 का बिल था तो उसने आपको 9,800 9,500 का पेमेंट करा, लेकिन मैच्योरिटी पर उसने जो पेमेंट रिसीव की ड्रॉई से वो कितनी थी, वो पूरी 10,000 थी। तो इन दोनों के बीच का जो गैप आया वो किसका प्रॉफिट हो गया, वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। और आपका प्रॉफिट क्या हुआ कि आपको पहले अमाउंट की ज़रूरत थी मैच्योरिटी डेट से, तो आपकी वो ज़रूरत पूरी हो गई। ठीक है, तो ये डिस्काउंटिंग फैसिलिटी होती है बिल में, जो कि बाकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली नहीं होती है। हम बिल को ही सिर्फ डिस्काउंट करा सकते हैं। इसके बाद आया इंडोर्समेंट पॉसिबल। इंडोर्समेंट इसका बेचान किया जा सकता है। पेई में हमने देखा था ना कि थर्ड पार्टी हो सकती है, तो इंडोर्स कर सकते हो। अगर आपको बिल बैंक से नहीं भुनाना है, बैंक से डिस्काउंट नहीं कराना है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आप उसको भी बेचान कर सकते हो। सपोज ABC 3 ट्रेडर्स हैं, अब A को B को भुगतान करना है और B को C को भुगतान करना है। तो A से जो बिल एक्सेप्ट होके B को मिलेगा, B क्या करेगा उस बिल का, वो C को दे देगा। मतलब वो खुद भुगतान ना करके वो कह देगा कि A से जो भुगतान मुझे मिलने वाला है वो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे इंडोर्स हो गया, बिल का बेचान कर दिया गया, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया गया बाय द डिलीवरी। तो ये 3 फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं। लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, विधि सम्मत प्रपत्र है, दूसरा डिस्काउंटिंग फैसिलिटी मिल जाती है, और लास्ट में आपका बेचान इसमें संभव होता है, बेचान किया जा सकता है, इंडोर्समेंट संभव है। अब हम आते हैं टाइप्स पे। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस बिल ऑफ एक्सचेंज का आज के लिए। तो आपका जो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज डॉक्यूमेंट्री बिल। इन दिस द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सपोर्टेड बाय द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दैट confirm the genuineness of the sale or transaction that took place between the seller and the buyer। डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब हुआ ये किसी ना किसी डॉक्यूमेंट, मतलब इसके साथ अटैच होता है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट। और कैसा डॉक्यूमेंट, वो ऐसा प्रपत्र होना चाहिए जो आपके बीच। एक्सक्यूज मी मैम। जी बताइए। मैम आपकी वॉइस कट रही है। मेरी वॉइस कट रही है, सभी बच्चों की कट रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा चलिए, अभी तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कल से फिर मैं नेटवर्क चेंज करके कोशिश करती हूँ, अभी बीच में नहीं कर सकती, अदरवाइज मीटिंग ओवर हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब हुआ कि आपका जो बिल होता है वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में रखा जाता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच होता है।
कौन सा डॉक्यूमेंट? जो भी आपने सेलिंग की है, जो भी परचेज किया है या सेल किया है, उसका जो एक रिसिप्ट होती है वो उसके साथ अटैच होती है। मतलब प्रूफ होता है वो उसका कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ था इन दो पार्टीज़ के बीच में, या फिर सेल एंड परचेज किया गया है इन दो पार्टीज़ के बीच में। वो एक तरह से प्रूफ का काम करता है। तो जो आपका परचेज का या सेल का इनवॉइस होता है या बिल होता है या रिसिप्ट होती है, वो उसके साथ अटैच कर दी जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डॉक्यूमेंट्री बिल। इसके साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अटैच होता है। और कैसा डॉक्यूमेंट? जो आपके ट्रांजैक्शन को प्रूफ करे। उसके बाद होता है आपका डिमांड बिल। दिस बिल इज पेबल व्हेन इट इज डिमांडेड। द बिल डज नॉट हैव अ फिक्स डेट ऑफ पेमेंट, देयरफॉर द बिल हैज टू बी क्लियर्ड व्हेनेवर प्रेजेंटेड। डिमांड बिल, डिमांड बिल यानी कि आदेश प्रपत्र। आदेश प्रपत्र जब आप डिमांड करते हो तब उसका पेमेंट किया जाएगा। मतलब जब भी आप उसको डिमांड के लिए रखोगे सामने वाले के सामने सम्मुख, तो वो उसका पेमेंट कर देगा। मतलब उस पर कोई डेट नहीं मेंशन होगी, लेकिन वो डिमांड पर पेबल होगा। उसके बाद आते हैं थर्ड पर, यानी कि ट्रेड बिल। आपका व्यापार संबंधी प्रपत्र, व्यापार संबंधी विनिमय विपत्र। दिस काइंड ऑफ बिल इज स्पेशली रिलेटेड ओनली टू द ट्रेड। जो व्यापार से संबंधित बिल होते हैं, व्यापार अगर आप कर रहे हो और उस केस में आपने बिल बना के दिया है, तो वो आपके किस कैटेगरी में आता है? वो ट्रेड बिल की कैटेगरी में आता है। अब हम आते हैं यूसेंस बिल। इट इज अ टाइम बाउंड बिल विच मीन्स द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन द गिवन टाइम पीरियड एंड टाइम। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था, एक सेकेंड, अभी इससे पहले आपने पढ़ा डिमांड बिल। डिमांड बिल में क्या था? जब आप डिमांड कर रहे हो तब उसका पेमेंट हो रहा है। अब इसके ऑपोजिट में क्या है? यूसेंस बिल। मतलब आप ये इसका जो पेमेंट होता है वो डिमांड के बेस पर नहीं होता है, वो एक टाइम के बेस पर होता है। जो भी इसमें टाइम मेंशन है, जो टाइम बाउंड है इसका, उसके बेस पर इसका पेमेंट कर दिया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनलैंड बिल। एन इनलैंड बिल इज पेबल ओनली इन वन कंट्री and not in any other foreign country. This bill is opposite to the foreign bill. जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो और वो बिल जो कि सिर्फ यहाँ पर ही चलेगा, किसी फॉरेन कंट्री में उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनलैंड बिल। ये फॉरेन बिल का ऑपोजिट होता है। जैसे यूसेंस बिल डिमांड बिल का ऑपोजिट होता है। यूसेंस बिल में टाइम मेंशन है, डिमांड बिल में टाइम मेंशन नहीं है। वैसे यूसेंस बिल इनलैंड बिल आपका देश के अंदर चलता है और फॉरेन बिल फॉरेन कंट्रीज के लिए होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट है। नाउ कम टू द क्लीन बिल। दिस बिल डज नॉट हैव एनी प्रूफ और ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सो द इंटरेस्ट इज कंपैरेटिवली हायर देन द अदर बिल्स। क्या मतलब हुआ? जैसे कि पहला वाला आपने पढ़ा था जिसमें था डॉक्यूमेंट्री बिल, उसमें एक प्रूफ लगा रहे थे हम कि ट्रांजैक्शन हुआ है या सेलिंग परचेज किया गया है, सेल एंड परचेज। लेकिन ये जो क्लीन बिल होता है इसमें किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है। ये विदाउट प्रूफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और इस वजह से इसका जो इंटरेस्ट भी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसके साथ कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा है। नाउ कम टू द फॉरेन बिल। अ बिल that can be paid outside India is termed as the foreign bill. Two examples of a foreign bill are an export bill and an import bill. आयात विनिमय विपत्र और निर्यात विनिमय विपत्र को किस कैटेगरी में रखा गया है? विदेशी विनिमय विपत्र की कैटेगरी में रखा गया है। और विदेशी विनिमय विपत्र क्या है? जिसे आप देश के अंदर नहीं, देश के बाहर यूज़ करते हो, यानी कि फॉरेन में यूज़ करते हो। तो ये आपका क्या है? ये इनलैंड बिल का ऑपोजिट है। डॉक्यूमेंट्री बिल किसका ऑपोजिट था? डॉक्यूमेंट्री बिल ऑपोजिट था क्लीन बिल का। इनलैंड बिल का ऑपोजिट है फॉरेन बिल, और आपका ये यूसेंस बिल का ऑपोजिट है डिमांड बिल। इनको साथ में याद रखिएगा तो आपको लिखने में आसानी रहेगी, क्योंकि एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं। एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा इजीली। नाउ कम टू द एकोमोडेशन बिल। अ बिल दैट इज स्पॉन्सर्ड ड्रॉन। मैम आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब अभी तो ये फिलहाल लास्ट स्लाइड है मेरी, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ऐसे ही। आप रीड कर लो जो इस पे लिखा है ना स्लाइड्स पे, उनको रीड करते चलो। accommodation bill, a bill that is sponsored, drawn, accepted without any condition is known as accommodation bill. जिसमें कोई कंडीशन नहीं मेंशन होती है
ड्रॉन से रिलेटेड, उसको जो बनाया गया है उससे रिलेटेड या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, तो वो एकोमोडेशन बिल है। और सप्लाई बिल क्या होता है? द बिल दैट इज विड्रॉन बाय द सप्लायर और द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज सप्लाई बिल। यानी कि जब हाँ स्लाइड भी नहीं शो हो रही। और कोई बताए प्लीज, स्लाइड शो हो रही है या नहीं? मैम स्लाइड शो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है ना? आवाज आपकी बहुत यस मैम, वॉइस बस क्लियर नहीं है। मैम बहुत डिस्टर्बेंस है। फिलहाल मेरी